अब मैं आमंत्रित करती हूँ कवि शेखर आजाद जी को। ये धैर्यवाद राजस्थान से पधारे हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस थैंक यू काव्य मैडम। भारती पाठ्य आयोजन में। और थोड़ा सा आपका परिचय दे देती हूँ। आप काव्य लेखन तो है ही, विभिन्न छंदों में आपने लिखा है और पैरोडी में आपकी लेखनी अनवरत चल रही है। तो सर जी आप अपना काव्य प्रारंभ कीजिए, क्योंकि समय है कम है, तो शायद जितनी कविताएं सुन सकें ये मेरा भी सौभाग्य होगा और इस पटल से जुड़े जी हुए जी लोगों का भी सौभाग्य होगा। जी। कवि शेखर आजाद जी। तो इसमें संक्षिप्त परिचय देने की आवश्यकता नहीं, या कविता पाठ चालू करूं, जैसा आप बताएं। जी सर, जी सर, जी सर। आप आप दे सकते हैं, थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं और उसके बाद आप हाँ, अपना काव्य प्रारंभ कीजिए। मैं कवि शेखर आजाद, धैर्यवाद कस्बे जो कि प्रतापगढ़ जिले में है, यहाँ का रहने वाला हूँ। और मुझे काव्य पाठ का जो सौभाग्य मिला है, द मैजिक मैन एन चंद्रा जोशी जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और तमाम जितने भी हमारे फेसबुक से जुड़े हुए इष्ट मित्र हैं, मेरे वरिष्ठ सभी जो भी हैं, उन सबको मैं नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले माता सरस्वती की वंदना हम कभी करते हैं, तो माँ वीणा पाणी के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है सर, स्वागत है। संत की अर्चना ही लिखे ये कलम, देश की वंदना ही लिखे ये कलम, वीणा पाणी मुझे संवरदान दे, सर कटे पर कभी ना बिके ये कलम, सच्चे इंसान व ईमान पर ही लिखूं, देश के मान सम्मान पर ही लिखूं, मर मिटे जो कभी इस वतन के लिए, मैं जवानों के गुणगान पर ही लिखूं, मैं जवानों के गुणगान पर ही लिखूं। ये माता सरस्वती की आराधना थी। वाह वाह, बहुत सुंदर। माँ वीणा पाणी को नमन है। और अभी गणपति उत्सव चल रहा है, पूरे देश में उत्सव का माहौल है, तो जी मैं गणपति वंदना का एक छंद निवेदन करता हूं। और छंद की चौथी पंक्ति में आज के इस प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का कहीं जिक्र आता है, तब आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं छंद निवेदन करता हूं कि मंच पे विराजमान आए कहीं विद्वान, गणपति बापा तुम ऐसा वरदान दो। ये मंच पे विराजमान आए कहीं विद्वान, गणपति बापा तुम ऐसा वरदान दो। हरी भरी फसलें हो, भरी भरी नदियां हो, खेत खलिहान में तुम नहीं जान दो। विनायक देव की जो सच्चे मन से करे पूजा, विनायक देव की जो सच्चे मन से करे पूजा, वक्रतुंड देव से आन बान शान दो। माँ भारती कविता महायज्ञ आयोजन पर, माँ भारती कविता महायज्ञ आयोजन पर, एन चंद्रा जोशी जी को तुम नहीं शान दो, एन चंद्रा जोशी जी को तुम नहीं शान दो। वाह वाह। थैंक यू मैडम। और आज मेरा सौभाग्य है कि 14 सितंबर आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस पर मुझे कविता पाठ का मौका मिला, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो मैंने कल ही मातृभाषा हिंदी पर 2 बंद मैंने गीत के लिखे हैं। सर्वप्रथम मैं वो गीत पढ़ना चाहूंगा, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत है सर।
मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ाइए, हिंद के निवासी सभी मिलके गाइए। मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ाइए, हिंद के निवासी सभी मिलके गाइए। दुनिया के देशों में विस्तार हो रहा, हर शहर और गांव में प्रचार हो रहा। कविता कहानी छंद सभी इसके अंग हैं, कवि सम्मेलन के मंच पे नई उमंग है। प्रांतवाद जातिवाद सब मिटाइए, प्रांतवाद जातिवाद सब मिटाइए। राष्ट्रभाषा हिंदी को ऊर्जा दिलाइए, राष्ट्रभाषा हिंदी को ऊर्जा दिलाइए। मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ाइए, हिंद के निवासी सभी मिलके गाइए। और इस कविता का दूसरा बंद पढ़ता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है। संतों की वाणी भी कथा सुनाती है, राम कृष्ण और रहीम के गीत गाती है। संतों की वाणी भी कथा सुनाती है, राम कृष्ण और रहीम के गीत गाती है। संसद के सदनों में भी लोकप्रिय है, फिल्म जगत कह रहा हमको भी प्रिय है। अबाध काव्य पाठ चला और चलाइए, अबाध काव्य पाठ चला और चलाइए। राष्ट्रभाषा हिंदी को ऊर्जा दिलाइए, राष्ट्रभाषा हिंदी को ऊर्जा दिलाइए। मातृभाषा हिंदी को आगे बढ़ाइए, हिंद के निवासी सभी मिलके गाइए, हिंद के निवासी सभी मिलके गाइए। ये थी बहुत हिंदी पे गीत था। बिल्कुल, आज हिंदी दिवस है तो हिंदी तो माँ है और बिना हिंदी के तो हम पूरे नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है आपकी जी। और अब मैं 2-3 मुक्तक से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत है। जन्म देने वाली माँ पर मैं 4 पंक्तियों का एक मुक्तक सुनाना चाहता हूं जी। सुनिएगा। 9 महीने वह गर्भ में रखती है निष्काम, खुद गीले में सोकर बालक को देती है नाम। 9 महीने वह गर्भ में रखती है निष्काम, खुद गीले में सोकर बालक को देती है नाम। माँ से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या काम, झुक कर छुए चरण रज हो जाए तीर्थ धाम। वाह वाह वाह, क्या बात। धन्यवाद। और अगला एक मुक्तक आप सभी से जुड़ने के लिए और आपके बीच में रखता हूं कि जिंदगी में हर कोई शामिल नहीं होता, जिंदगी में हर कोई शामिल नहीं होता, हर लहरों का साहिल नहीं होता। वो तो आप सभी से मोहब्बत है, वरना हर कोई प्यार के काबिल नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और थोड़ा हास्य का माहौल देना चाहता हूं। जी जी जी। उसके बाद में व्यंग और ओज पढ़ता हूं मैं, तो अपनी मूल विधा पे मैं आने के पहले थोड़ी देर एक हास्य का माहौल देना चाहता हूं। मैडम आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ना पूछता। बिल्कुल सर, स्वागत है स्वागत है। हास्य का एक मुक्तक सुनिएगा कि किताब खुलती है जब परीक्षा का समय होता है, किताब खुलती है जब परीक्षा का समय होता है, ऐसे मौसम में ही दिमाग फना होता है। रटी हुई बातें पेपर में आती ही नहीं है, इसी का फसाना तो मार्कशीट में जमा होता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत सुंदर मुक्तक है। और हास्यव्यंग्य की एक कविता आपके बीच में रखता हूं जिसका शीर्षक है कुत्तों की मीटिंग। कुत्ते आपस में मीटिंग करके क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके बीच में रखता हूं जी। सदन इसको सुने, थोड़ा हास्य का माहौल है। एक कुत्ते ने एक चोर को काटा तो सभी कुत्तों ने मिलकर उस कुत्ते को ही डांटा। कुत्ते आपस में मीटिंग कर रहे हैं और क्या बात हो रही है वो मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूं। जी। एक कुत्ते ने एक चोर को काटा तो सभी कुत्तों ने मिलकर उस कुत्ते को ही डांटा और कहा सीधे अस्पताल का रास्ता ले और चुपचाप 14 इंजेक्शन लगवा ले, वरना तेरा काटा अगर रिएक्शन कर जाएगा तो साले भौंक भौंक कर ही मर जाएगा। फिर सभी कुत्तों ने आपस में सलाह की और अपने जात वालों की परवाह की।
सभी ने एक दूसरे को समझाया और आने वाले कल का खतरा बताया। तभी एक कुत्ते ने अपने दादा कुत्ते से कहा, दादा ये कालिया अपनी आदत से बाज नहीं आता है और रात में भागते हुए चोरों पर भौंकता है। बात सुनकर दादा कुत्ते ने उसे समझाया कि देख बे कालिया, आज के बाद किसी चोर पर मत भौंकना वरना बिन मौत मारा जाएगा। तू तो सिर्फ भौंकेगा ही, वो चोर लठ चलाएगा और वो चोर जब लठ चलाएगा तो तू अपनी कमर तोड़वाएगा। और अंतिम दो पंक्ति में एक शिक्षाप्रद बात आपके बीच में रखता हूं जी कि देख बे कालिया, आज के बाद किसी चोर पर मत भौंकना वरना बिन मौत मारा जाएगा। तू तो सिर्फ भौंकेगा ही, वो चोर लठ चलाएगा और जब वो चोर लठ चलाएगा तो तू अपनी कमर तुड़वाएगा और तो और तू नई मुसीबत में पड़ जाएगा, झूठ बोलना और हराम की खाना सीख जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है। आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। सुरेश जी पराग जी लिख रहे हैं सुंदर सामयिक रचना। रूपचंद जी लिख रहे हैं जी शानदार। भावेश सुथार जी, अभिव्यक्ति पांडे जी, बहुत सारे लोग आपको कमेंट कर रहे हैं और आपकी रचनाओं को बहुत शानदार बता रहे हैं। इसी क्रम में एक हास्य व्यंग की एक कविता और रखता हूं, उसके बाद में मैं अपनी व्यंग और ओज की बात पे आता हूं। तो एक हास्य व्यंग की एक रचना है छोटी सी कि अपने मोहल्ले का बेकारी लाल जब कुंवारा था, घर से बिल्कुल आवारा था। जी कोई उससे बात नहीं करता, कोई उस पर हाथ नहीं धरता, किसी को उससे प्यार नहीं और कोई दोस्ती करने को भी तैयार नहीं। जी पर जैसे ही वो नौजवान शादी करके घर आया, एक सुंदर सी पत्नी लाया, उसकी तो इज्जत ही बढ़ गई। उस आगे पीछे दोस्तों की लाइन लग गई। पहली बार जब वो अपनी पत्नी को लेकर घर से निकला तो उसके नए दोस्तों का मन पिघला। बेकारी लाल के तो बाग ही जग गए, कई लोग उससे नमस्ते करने लग गए। बेकारी लाल की हालत ऐसी हो गई जैसे करेले की बेल नीम पर चढ़ जाती है और पत्नी सुंदर हो भाई साहब तो आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। अरे पत्नी बेकारी लाल की और आहें दूसरे भर रहे थे और कई यार तो टाकीज तक पीछा कर रहे थे। टाकीज के बाहर एक व्यक्ति ने बेकारी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बेकारी लाल ने भी गर्व से सीना फुलाया था क्योंकि जीवन में पहली बार उससे किसी ने हाथ मिलाया था। फिर उस व्यक्ति ने बेकारी की पत्नी को घूरा। नजर का अंदाज बेकारी को भी लगा बहुत बुरा, पर वो कुछ नहीं बोला। उस दोस्त ने अपना मुंह खोला और उसकी पत्नी को निहारते हुए बोला, अपनी मिसेस है। बेकारी ने एक पल की भी नहीं की देरी और बोला, अपनी नहीं सिर्फ मेरी। अब अंतिम दो पंक्ति में बेकारी लाल के मन की वेदना सुनना। जब उस व्यक्ति ने कहा कि अपनी मिसेस है तो बेकारी लाल ने कहा कि अपनी नहीं सिर्फ मेरी। तो बेकारी लाल ने अपने मन में सोचा कि आजकल लोगों के दिमाग में केवल अश्लीलता बची है। यह बात बिल्कुल सच्ची है क्योंकि उसने सुंदर पत्नी को देखकर कहा था, यार पिक्चर तो बहुत अच्छी है, यार पिक्चर तो बहुत अच्छी है। ये थी एक हास्य की रचना। बहुत खूब, बहुत खूब। गहरे भावों को लिए हुए है आपकी रचना, बहुत सुंदर सर जी। और मैं छंदों के माध्यम से मंचों पर मैं पढ़ता हूं और चार पंक्ति का एक छंद होता है, उसमें मैं राजनीतिक परिवेश पे भी लिखता हूं। तो राजनीतिक कई विषमताओं पे मैंने लिखा है, तो आपकी इजाजत हो तो मैं उन छंदों को भी पढ़ूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पढ़िए, आपको इजाजत की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़िए, जब मैंने समय हो जाएगा अक्सर जो है राजनीतिक विषमताओं पे छंद लिखे हैं और जो कोई अगर देश में अच्छे काम हुए हैं तो उन पर भी मैंने लिखा है, तो आपकी इजाजत चाहता हूँ। जी सर पढ़िए बिल्कुल। तो निर्मल भारत अभियान पर एक छंद निवेदन करता हूँ जी कि कचरे के ढेर में से देर या सवेर से गंदगी हटाने की मुहिम तो चलाइए। कचरे के ढेर में से देर या सवेर से गंदगी हटाने की मुहिम तो चलाइए। प्लास्टिक की थैली होती है घातक पशु के लिए, खादी की थैली बनवाकर गांधी बन जाइए। निर्मल भारत का अभियान चमक उठेगा हिंदुस्तान, निर्मल भारत का अभियान चमक उठेगा हिंदुस्तान। नदियों के जल में मत मलबा बहाइए, गंगा यमुना स्वच्छ बनाओ, आनंदित हो मुक्ति पाओ।
बायो बिजली उत्पादन को सहज बनाइए। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो कचरा होता है इसके महानगरों में ढेर लग जाते हैं, तो वैज्ञानिकों को चाहिए कि बायो बिजली उत्पादन में इनका कहीं न कहीं उपयोग हो। इस आशय से मैंने लिखा था ये। जी सर, बिल्कुल बहुत सुंदर, भाव बहुत अच्छे हैं। देश में जहां कहीं भी बलात्कार की घटनाएं होती है, तो जब दिल्ली में बस गैंग रेप हुआ, तब मैंने एक छंद लिखा था, वो मैं निवेदन करता हूँ। जी, स्वागत है सर। कि सीता सत्यवंतियों के देश में देखो रे, अब बसों में भी लुट रही नारियों की लाज है। नारी शक्ति के सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि सीता सत्यवंतियों के देश में देखो रे, अब बसों में भी लुट रही नारियों की लाज है। चलती गाड़ी में दुपट्टा खींच रहे हैं चालक, झपट्टा मारू कंडक्टर बन रहे बाज हैं। राजधानी दिल्ली में कानून का भी डर नहीं, राजधानी दिल्ली में कानून का भी डर नहीं। अराजकता के खिलाफ दबी क्यों आवाज है, दुष्कर्मी दरिंदों का करे न विरोध कोई। डर के साए में लिपटाया कैसा ये समाज है, डर के साए में लिपटाया कैसा ये समाज है। ये बहुत अच्छे भाव हैं। ये बीच में कहीं फोन आया क्या है कि डिस्टर्बेंस? नहीं, साफ नहीं आ रही है सर। इधर इधर तो आवाज और हाँ, कोई घंटी आ गई थी फोन साफ आ की। रही है। हाँ, साफ आ रहा है अभी। आप अनवरत पाठ करते रहिए। पुलवामा में हमारे जवानों पर पाक परस्त आतंकवादियों ने नापाक दुष्टता की और एक बम विस्फोट में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उन शहीदों को नमन करते हुए एक छंद निवेदन करता हूं कि शहीदों के कुनबे में जो पैदा हुए हो तुम, उठो और धरती के भार को उतार दो। शहीदों के कुनबे में जो पैदा हुए हो तुम, उठो और धरती के भार को उतार दो। खून से सींचा हुआ ये भाग अब सुलग रहा है, लाओ रे बसंत इसको फिर से बहार दो। बड़ा हो या छोटा, चाहे नेता हो या नागरिक, बड़ा हो या छोटा, चाहे नेता हो या नागरिक, बदनीयती को अवसर ना इस बार दो। जो सेना के काफिले पर हमले की गुस्ताखी करे, ऐसे देशद्रोहियों की गर्दनें उतार दो, ऐसे देशद्रोहियों की गर्दनें उतार दो। ये शहीदों के सम्मान में लिखा सर मैंने। ये बहुत सुंदर है। और ये आपके मुक्तक के माध्यम से जो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, बहुत छोटे से शब्दों में और बहुत बड़े भाव आप व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा पाठ कर रहे हैं आप। जी जी जी। अब मैं 4-5 मुक्तक राष्ट्रीयता से ओतप्रोत मुक्तक हैं, उनको सुना के उसके बाद में मेवाड़ की आन बान शान हमारे महाराणा प्रताप, उन पर मैं एक कविता पढ़ूंगा। उसके पहले कुछ राष्ट्रीयता के मुक्तक मैं आपके बीच में रखता हूं। स्वागत है सर, स्वागत। बाजीराव पेशवा ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 40 युद्ध लड़े और सबके सब युद्ध जीते, परंतु एक फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें आशिक मिजाज और हुस्न का रसिया बताया। तब मैं उस डायरेक्टर को कहना चाहता हूं, बाजीराव पेशवा को आशिक मिजाज बताने वालों, राष्ट्रभक्त वीरों की मजाक उड़ाने वालों, चंद नोटों की खातिर देशभक्तों को बदनाम ना करो। शर्म यदि कुछ बाकी है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। बहुत खूब, बहुत खूब। और चीन और पाकिस्तान ये हमारे देश के खिलाफ साजिशें रचते हैं। पाकिस्तान के ग्वादर इलाके में ये सैनिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और पूरा विश्व जानता है कि इन दोनों देशों की स्थिति मतलब जो है संदिग्ध रहती है। तब मैं एक मुक्तक के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं कि ना मर्दों बैठे बिठलाए क्यों मर्दों से अदावत लेते हो।
ना मर्दों बैठे बिठलाए क्यों मर्दों से अदावत लेते हो, कश्मीर का राग लाभ क्यों मौत को दावत देते हो। जिस चीन का जूता माथे पर ले औकात भूल गया तेरी, वो चीन भी तुझको बचा ना सकेगा अगर बच गई रणबेरी। तेरे वाह जितने अब्बा हैं उनको पैगाम यही देना, तेरे जितने अब्बा हैं उनको पैगाम यही देना, जिंदे ही दफन हो जाओगे कश्मीर का नाम नहीं लेना। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। देश प्रेम से ओतप्रोत। और सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय जवानों को बधाई देते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है सर। हमने दुश्मन को बता दिया शेरों से लड़ना क्या होता, हमने दुश्मन को बता दिया शेरों से लड़ना क्या होता, आतंकवाद को जता दिया शेरों से भिड़ना क्या होता। सिंह की एक गर्जना से सियार अभी भी डरे हुए, सिंह की एक गर्जना से सियार अभी भी डरे हुए, बंकर तुम्हारे खोज लिए हैं समझो अब तुम मरे हुए। एक रन वाह 2 रन चौका मारा, एक रन 2 रन चौका मारा, सिक्सर अभी भी बाकी है, सर्जिकल स्ट्राइक तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी भी बाकी है। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। और इसके अगला मुक्तक पढ़ता हूं कि हमारे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर भारत विरोधी नारे लगे कि घर घर से अफजल निकलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगे वहां पे। पूरा देश जानता है इस बात को। तब मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है सर। अगर वहां से अफजल निकलेंगे, अगर वहां से अफजल निकलेंगे तो यहां से राणा प्रताप निकलेंगे, औरंगजेबी अजगर को शिवाजी ठोकर से कुचलेंगे, केसर की इस क्यारी में आग धतूरे नहीं बोने देंगे, मीर जाफरों जयचंदों के ख्वाब पूरे नहीं होने देंगे, मक्कारों को चुन चुन कर मारेंगे हम मैदान में, इस बार तिरंगा फहरा देंगे पूरे पाकिस्तान में। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मुझे बीच बीच में हिम्मत मिल रही है, तब मैं आगे अपना क्रम जारी रखता हूं। बिल्कुल सर, आप और क्रम जारी रखिए, जब तक दूसरे कभी नहीं जुड़ेंगे, अभी आपका समय है, पढ़ते रहिए, आप अनवरत पढ़ते रहिए। हाँ हाँ हाँ, आप बता दीजिएगा मेरा कितना समय और है, तो मैं उस हिसाब से। सर अभी है महाराणा प्रताप, 8-9 मिनट है, 9 मिनट है। जी जी, तो मैं महाराणा प्रताप की कविता पढ़ूंगा। उसके पहले एक मुक्तक और है कि हैदराबाद का एक दगाबाज कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। आपको ध्यान आ गया होगा वो कौन है। वो हैदराबाद का एक दगाबाज कहता है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मैंने लिखा है उस पे कि भारत माँ की जय ना बोले उन सब से हम कहते हैं, ऐसे दगाबाज फिरंगी फिर भारत में क्यों रहते हैं। भारत माँ की जय ना बोले उन सब से हम कहते हैं, ऐसे दगाबाज फिरंगी फिर भारत में क्यों रहते हैं। पाकिस्तान से प्यार जिसे वो हमसे रिश्ता तोड़ जाए, कह दो उनसे फौरन ही वो हिंदुस्तान ही छोड़ जाए। उसकी हर हरकत काली, उसकी हर हरकत काली और नियत छिन्याली है, भारत माँ की जय ना कहना भारत माँ को गाली है, भारत माँ की जय ना कहना भारत माँ को गाली है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सर। कमेंट आपके काफी लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय गिरीश विद्रोही जी जुड़े हुए हैं, जानदार और शानदार काव्य लिख रहे हैं। सर मैं भी उदयपुर से जुड़ी हूँ, उदयपुर की ही हूँ, इसलिए राजस्थानी हम विद्रोही जी सर को अच्छे से जानती हूँ। और सुलेखा मिश्रा जी लिख रही हैं, वाह वाह। रजनीश जी गोयल शानदार लिख रहे हैं। प्रखर दीक्षित, सुलेखा मिश्रा जी ये आपके काव्य को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। आदरणीय गिरीश जी विद्रोही सर
वो लिख रहे हैं, वाह वाह शेखर जी, बहुत ही सुंदर। सर आप सभी का अपने पाठ धन्यवाद, सभी का आभार, और मेरे गुरुजी गिरीश विद्रोही जी को पुनः प्रणाम करते हुए महाराणा प्रताप उनके सम्मान में कविता पढ़ना चाहता हूँ। सर मेरे भी सम्माननीय है। जी जी मैं भी जी। और जुड़ी हुई हूँ काफी उनसे, उदयपुर हाँ तो में आप ही हूँ। सुनिएगा। हाँ, जी जी जी। मैं अखिल भारतीय मंचों पे आज पढ़ने के बाद में मैं पूरे इस कविता को मैं पूरे देश में पढ़ूंगा, तो सुनिएगा आप। जी स्वागत। महाराणा प्रताप मेवाड़ की आन बान शान के प्रतीक तो थे ही, पर वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। इसीलिए उन्हें युग पुरुष प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप के रूप में पूरे विश्व में ख्याति मिली। उनकी राष्ट्रभक्ति पर कविता सुनाना मेरे लिए गौरव की बात होगी। मैं पढ़ता हूं। जी स्वागत। वीर शिरोमणि राणा प्रताप मेवाड़ धरा को पूजता था, उसकी एक ललकार से ही अकबर का कलेजा दूजता था। वो देशभक्त महाराणा, कालों का भी महाकाल, वो स्वतंत्रता का प्रकाशक पुंज, आजादी की जलती मशाल। सर्वस्व लुटाकर भी उसने अपनी पहचान नहीं जाने दी, घास की रोटी खाकर भी पुरखों की आन नहीं जाने दी। उसका चेतक पवन वेग से उड़ उड़ गगन चूमता था, राणा की ललकार से ही अकबर का कलेजा दूजता था। दिल्ली का बादशाह डर करके, जी बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू। दिल्ली का बादशाह डर करके वापस दिल्ली भाग गया, मान सिंह हल्दी घाटी के रण में पानी मांग गया। राणा की तलवार चली तो मुगलों के छक्के छूट गए, यवन सैन्य भी सोच रहा था जीवन के दिन रूठ गए। जिधर पड़ी राणा की नजरें, जिधर पड़ी राणा की नजरें, दुश्मन माटी चूमता था, प्रताप की एक ललकार से ही दुश्मन का कलेजा दूजता था। वो एकलिंग का दीवान बना, सिंहों का साहस था उसमें, राणा सांगा के 80 गांव का उज्जवलतम यश था उसमें। जब तक धरती और पाताल अपनी कथा सुनाएगी, तब तक वो राणा प्रताप के यश को ही दोहराएगी। अरिदल की छाती पर चेतक रख के पांव झूमता था, प्रताप की एक ललकार से ही अकबर का कलेजा दूजता था। और इस कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं कि मेवाड़ी ध्वज नित लहराए, हो पराजय पाप की। मेवाड़ी ध्वज नित लहराए, हो पराजय पाप की, दशों दिशाएं गूंज उठे जय हो राणा प्रताप की। तो राणा प्रताप सा युद्ध जयी अब तक तो कोई बना नहीं, किसी कोक ने वीर प्रताप सा योद्धा अब तक जना नहीं। उदय हुआ उदय का सूर्य, उदय हुआ उदय का सूर्य, परदेशी का सूर्य डूबता था, प्रताप की एक ललकार से ही दुश्मन का कलेजा दूजता था, प्रताप की एक ललकार से ही दुश्मन का कलेजा दूजता था। और एक छंद में निवेदन करता हूं। देश की राजनीति में एक पुरानी बात है, जब नर्मदा बांध की हाइट का मसला केंद्र सरकार में चला, तब मैंने एक छंद लिखा था, मैं निवेदन करता हूं। जी जी स्वागत है, स्वागत। जब नर्मदा बांध की हाइट का मसला चला, उस टाइम पे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये तब की बात है। तो छंद निवेदन करता हूं कि ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला में ऊंचे बांध बने, बड़ी नदियां और छोटे नाले सभी मिल गए। नर्मदा के बांध से विकास की जो बात चली, पक्ष और विपक्ष दोनों साथी बन मिल गए। बिजली मांगे गुजरात, पानी मांगे राजस्थान, बिजली मांगे गुजरात, पानी मांगे राजस्थान, मोदी जी के अनशन से तार सभी हिल गए। मेगा पाटकर मेगावाट के खिलाफ चली, खिलाफत करते करते दांत सब भी हिल गए। और कौन जानता था कि वही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, तो विदेशों में भी बहुत मोदी जी की तारीफ हुई, सिर्फ इमरान खान जी पाकिस्तान वालों को छोड़ के, उसके अलावा पूरे विश्व ने उनकी तारीफ की। तब मैं स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारे देश में होना चाहिए, उस पर एक छंद निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियों का, आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। स्वागत है सर, स्वागत है। मोदी जी स्वाभिमानी है, अभिमानी नहीं है,
और अंतिम पंक्ति में कोई अच्छी बात आप तक पहुंचे तब आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मोदी जी स्वाभिमानी है, अभिमानी नहीं है, विपक्षी बौखला रहे, अगवानी नहीं है, गठबंधनों के दौर को कितना ही जोड़ लो, गठबंधनों के दौर को कितना ही जोड़ लो, स्पष्ट बहुमत का कोई सानी नहीं है, स्पष्ट बहुमत का कोई सानी नहीं है। बहुत सुंदर राजनीतिक। और अभी कितना समय और है, एक छोटी सी रचना में और सुनाना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। सर आप पढ़ते रहिए, अभी जब तक वो दूसरे कभी सामने नहीं आएंगे आप पढ़ते रहिए, अभी है 5-4 मिनट है अभी। जी 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 जी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरी एक प्रतिनिधि कविता है, उसके 2-3 बंद में सुनाना चाहता हूं। मेरी प्रतिनिधि कविता का मतलब जो है पंक्तियां है, फिर से इनकलाब जिंदाबाद चाहिए, देश को भगत सिंह और आजाद चाहिए। ये मैं अक्सर मंचों पे पढ़ता हूं। तो इसके 2-3 बंद सुनाने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के नेता ने ये कह दिया था कि चंद्रशेखर आजाद तो आतंकवादी था। तो इस बात पर हमारे देश के राष्ट्रीय कवि हरिओम पंवार साहब ने इस टिप्पणी का विरोध भी किया और पूरे देश में उन्होंने अलग जगह कर चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में कविताएं पढ़ी। तो मैं भी अपनी प्रतिनिधि कविता उन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को नमन करते हुए पढ़ना चाहता हूँ। इजाजत मांगता हूँ। फिर से इनकलाब जिंदाबाद चाहिए, देश को भगत सिंह और आजाद चाहिए। मतलब इनकलाब से मतलब कहीं लठ लगे किसी से लड़ने नहीं जाना है, एक सामाजिक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है ताकि क्या हमारे शहीदों का कोई अपमान नहीं करे। पढ़ता हूं मैं कि फिर से इनकलाब जिंदाबाद चाहिए, देश को भगत सिंह और आजाद चाहिए। भाषाओं की भीड़ सब्जी मंडी हो गई, अनेकता में एकता अब ठंडी हो गई, टुकड़ों की सियासत करता तेलंगाना, टुकड़े करते फिर भी नहीं ठोर ठिकाना, भूखे भेड़िए भाषा को चाट रहे हैं, माँ भारती के आंचल को काट रहे हैं, वल्लभ भाई जैसा सिंह नाच चाहिए, देश को भगत सिंह और आजाद चाहिए। काला धन विदेशों में हिसाब नहीं है, अन्ना के अनशन का भी जवाब नहीं है, हजारे की आंधी कभी रंग लाएगी, पारदर्शी शासन की उमंग लाएगी। कलुषित है काला धन फरियाद चाहिए, देश को भगत सिंह और आजाद चाहिए। शिक्षा के मंदिर भी अब अराजक होते जा रहे हैं, शिक्षा के मंदिर भी अब अराजक होते जा रहे हैं, भाषा उनकी बेशर्मी की गीत गिनोने गा रहे हैं, राष्ट्रद्रोह के नारे लगते जेएनयू गलियारों से, राग आलापे विपक्षी भी संधि करती यारों से। अब नहीं बड़बोलों का उन्माद चाहिए, देश को भगत सिंह और आजाद चाहिए। फिर से इनकलाब जिंदाबाद चाहिए, देश को भगत सिंह और आजाद चाहिए। और इस कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं कि रोहिंग्या शरणार्थी डट रहे हैं, गरीबों की रोटी झपट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको चिन्हित कर रही है, ममता उनको घर में भर रही है। इन पंक्तियों को फिर से पढ़ना चाहता हूं कि रोहिंग्या शरणार्थी डट रहे हैं, गरीबों की रोटी झपट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको चिन्हित कर रही है, ममता उनको घर में भर रही है। धर्म निरपेक्षता गड़बड़ झाला नहीं है, भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है। अब नहीं विदेशी का विवाद चाहिए, देश को भगत सिंह और आजाद चाहिए। फिर से इनकलाब जिंदाबाद चाहिए, देश को भगत सिंह और आजाद चाहिए। ये मेरी प्रतिनिधि कविता थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, राजनीतिक सामयिक सटीक चित्रण आपकी रचनाओं में दिखा, आपकी लेखनी और ओज से भरपूर। बहुत जी ही धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और भविष्य में फिर सुनेंगे। उदयपुर से जुड़े हुए हैं, विद्रोही से जुड़े हुए, तो फिर से सुनने का मौका मिलेगा। बिल्कुल पड़ोसी है। समय की थोड़ी बाध्यता है, हमारे अगले कवि जुड़ चुके हैं, तो
धन्यवाद मैडम। और मैं जोशी साहब का और उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनको नमन करता हूं, हरीश नेवल साहब का और तमाम जितने भी देश विदेश के जितने भी साहित्यकार हैं उन सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद संजय।